सो इवेंट लूप एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ये बार बार बात कर रहे हैं कि इवेंट लूप होता है जावा नोड जेएस के अंदर, तो ये है क्या? तो इवेंट लूप इज at the core of Node.js asynchronous nature. It continuously listening to the task. ठीक है, ये हर वक्त जो है वो इनेबल रहता है और टास्क के लिए वेट कर रहा होता है और फिर उनको एग्जीक्यूट करता है एंड प्रोसेस करता है कॉल बैक को जब वो टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसके फेजेस क्या क्या है देखिए, सबसे पहले टाइमर फेजेस है कि वो एग्जीक्यूट करता है एक सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल कॉल बैक्स। सेट टाइम आउट सेट इंटरवल से क्या होता है कि सेट टाइम आउट जो है वो फॉर एग्जांपल एक रिक्वेस्ट आई उसके पास और उसको लगता है कि ये 30 मिली सेकेंड में हो जाएगी, तो उसके लिए टाइम आउट का फंक्शन बनाया जाता है। जब तक वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता है फिर वो रिस्पॉन्स आगे कॉल बैक रन हो जाता है। इसी तरह इंटरवल जो है वो एक चीज जो अगर बार बार कर रहा हूँ तो सेट इंटरवल का फंक्शन जो कि जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है उसी का इस्तेमाल हो रहा है अभी भी, कि रिक्वेस्ट आई और उसको उसने सेट इंटरवल में डाल दिया, हर एक रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होने के बाद वो इंटरवल्स को रन करता रहता है। इनपुट आउटपुट के कॉल बैक फेजेस, ठीक है, ये जो फेज है ये क्या करता है, हैंडल्स नॉन ब्लॉकिंग आईओ ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल नेटवर्क रिक्वेस्ट। अब अगर हम जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल सा अभी मैं एक कोड भी करके दिखाऊंगा आपको कि जावास्क्रिप्ट का अगर मैं एक नॉर्मल कोड लिखता हूँ और उसके अंदर एक ऐसा काम आ जाए जो कि उस वाले ब्लॉक से बाहर हो, नॉन ब्लॉकिंग हो, तो ब्लॉकिंग कोड और नॉन ब्लॉकिंग कोड का फर्क जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके सामने कोड करके एक्सप्लेन कर दूंगा। बट जैसे नेटवर्क रिक्वेस्ट है, अब होता ही है कि अगर हमारा पहली लाइन में लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल प्रिंट करो अफनान, उसके बाद एक फैच की रिक्वेस्ट है और फिर लिखा हुआ प्रिंट करो यूसुफ, तो फैच की रिक्वेस्ट के लिए जो एपीआई की कॉल है वो बाहर चली जाएगी ना, आपके इस वाले ऑपरेशन से बाहर निकल जाएगी, नॉन ब्लॉकिंग है, इसकी वजह से जो नीचे वाली लाइन है वो वेट नहीं करेंगी, तो नीचे जो है वो नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी और बाद में जब रिस्पॉन्स आएगा तो वो चल जाएगा। तो दिस इज कॉल बैक फेज फॉर आईओ। आइडल प्रिपेयर फेज, ये क्या कहलाता है कि नॉर्मली इसको इग्नोर करते हैं बहुत सारे केसेस के अंदर, इंटरनल प्रोसेसिंग जो चल रही है नोड जेएस खुद भी तो रन हो रहा है तो उसकी भी कुछ प्रोसेसिंग है, बट वो हमें तो एक्सप्लेन नहीं होती, हमें फ्रंट एंड पे इसका कोई फर्क नजर नहीं आता। होल्ड फेज रिट्रीव न्यू आईओ इवेंट्स एंड एग्जीक्यूट कॉल बैक, तो बेसिकली जो इवेंट लूप है, अगर इवेंट लूप की मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी इससे और समझ आता है, इवेंट लूप की एक पिक्चर मैं आपको दिखाया हूँ इमेजेस के अंदर जाके। सो आई गेस एक जिफ भी थी अगर ये चल रही है तो मैं इसकी एक गिफ इमेज निकाल देता हूँ ताकि ये बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है। हाँ, मैं इसको टैप करता हूँ, यू ऑल कैन सी कि इवेंट लूप है, क्यूइंग करता है, ठीक है, और अच्छा ये इसकी कंप्लीट नहीं है, मैं इसकी कंप्लीट इसको यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, अगर यहाँ कैन सी एक टास्क आता है क्यू के अंदर, इवेंट लूप उसको कॉल स्टैक में डालता है, ठीक है, जब भी कोई टास्क आता है उसको कॉल स्टैक में डालता है। अब एक ऐसा टास्क आ जाए जो कि वेब एपीआई हो, मतलब जो कि इस लूप हैंडल ना, तो वो क्या करता है, इसको क्यू में से उठा के वेब एपीआई में डाल देता है, जब वो रिटर्न करता है उसको वापस यहाँ लाता है क्यू में और फिर कॉल स्टैक पे डाल देता है। इस तरह से एक्चुअली इवेंट लूप काम करता है। आई थिंक हमें इसके ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन करनी भी चाहिए, बट आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो इवेंट लूप जो है वो एजेंट है जो कोई भी रिक्वेस्ट रिसीव करता है उसके ऊपर फिर कुछ परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है, अगर वो करंट थ्रेड में चल सकता है वो रिक्वेस्ट तो उसको करंट थ्रेड में रन कर देता है जो कि ब्लॉकिंग आईओ कहलाता है। अगर वो नॉन ब्लॉकिंग आईओ है, मतलब कोई ऐसा ऑपरेशन है जो कि किसी दूसरे थ्रेड में हैंडल करना है, तो उसको एक अलग कॉल बैक में रख देता है वेब एपीआई के अंदर। मैं इनकी आपको एग्जांपल जो है वो इन दो कोड्स के जरिए दिखाता हूँ कि एक से एसिंक्रोनस कोड और एक सिंक्रोनस कोड में क्या फर्क होता है, आइए देखते हैं। लेट्स से हम इंडेक्स और जेएस के अंदर ये काम कर लेते हैं। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और लेट्स से मैंने कहा स्टार्ट, ठीक है, और उसके बाद मैंने एक फॉर का लूप लगाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कहा आई इक्वल 0, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ उसको ताकि नजर आए, आई लेस देन
10 आई का इंक्रीमेंट, और लेट्स से विल कंसोल डॉट लॉग में आई को प्रिंट करते रहना। और उसके बाद मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग एंड। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा कोड है। अगर हम इसको रन करेंगे तो देखो होगा क्या, ये बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलेगा। पहले स्टार्ट वाला काम होगा और उसके बाद जब तक ये लूप खत्म नहीं हो जाएगा एंड वाला जो कंसोल है वो मुझे आउटपुट नहीं दे सकता। तो मैं इसको रन करता हूँ, कैन सी कि पहले स्टार्ट आया, फिर पूरा लूप चला, उसके बाद एंड। ठीक है, बिकॉज ये जो हमारा लूप था ये हमारी थ्रेड के अंदर था, ये कोई एक नॉन ब्लॉकिंग आईओ नहीं था, ये एक ब्लॉकिंग आईओ ऑपरेशन था, जिसकी वजह से जो हमारा मेन थ्रेड है उसी के ऊपर काम होता रहा। इसके मुकाबले में अगर कोई हम ऐसा कोड लिख दें, फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा पूरा का पूरा फंक्शन है, इसको मैं सेट टाइम आउट में डाल दूं। ठीक है, सेट टाइम आउट में मैंने इसको डाला, और ये मैंने इसको 2000 सेकंड पे, 2000 मिली सेकंड पे रख दिया, मतलब 2 सेकंड। और ये फॉर का लूप मैंने इसके अंदर डाला। ठीक है, बट ये मुझे फॉर का लूप यहाँ नहीं लिखने देना, कोई बात नहीं। ओके, आई गेस ऐसे तो मेरा डिफाइल को कुछ मसला होना चाहिए था, बट फाइन। ओह सॉरी, मेरी थोड़ी सी गलती है, मैंने फंक्शन नहीं लिखा। तो ये एक फंक्शन होता है basically। हाँ, एक फंक्शन होता है, और इस फंक्शन के फिर anonymous। सो यहाँ देखें कि कोड वही है, फॉर का लूप है, लेकिन वो इस बार सेट टाइम आउट के अंदर, तो वो एक ऐसे फंक्शन के अंदर है जो कि एक नॉन ब्लॉकिंग आईओ फंक्शन है। इसकी वजह से होगा क्या कि सेट टाइम आउट 2 सेकंड के बाद अपना काम करेगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखिए मैंने कहा जी नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो देखिए स्टार्ट और एंड फौरन हो गया, और उसके बाद फिर मेरा लूप चला। स्टार्ट और उसके बाद एंड वाली लाइन जो कि बाद में लिखी हुई है इस कोड के, वो पहले से ही चल गई। सॉरी। सो स्टार्ट वाला जो लॉग था कंसोल डॉट लॉग, वो फौरन चला, और उसी थ्रेड में से एंड वाला लॉग फौरन चल गया। ये जो सेट टाइम आउट है ये एक सेपरेट क्यू के अंदर चला गया, जो मैं भी आपको एक तस्वीर दिखा रहा था यहाँ पर, दोबारा खोलिए देखिए कि ये आ, इस पिक्चर कि ये जो काम है क्यू के अंदर, जो हमारा कोड है मेन थ्रेड वो चल रहा है, वो डायरेक्ट कॉल स्टैक पे आता है। लेकिन जैसे ही मेरा सेट टाइम आउट आया तो उसने इस क्यू में से उठा के उसको वेब एपीआई में डाल दिया कि अनटिल वो कंप्लीट नहीं हो जाता उसका काम, तब तक कॉल स्टैक या उसका जो कॉल बैक का फंक्शन है वो चलेगा नहीं। तो मेन थ्रेड अपना काम करता रहता है, और ऐसी जो एपीआई आती हैं, जो मतलब एपीआई से बना दी है, जो अलग से कोई काम है, तो वह अलग थ्रेड में चल रहा हो। ठीक है, तो देखिए मेन थ्रेड ने अपना काम किया, स्टार्ट एंड करके वो खत्म हो गया, और उसके बाद जो कॉल बैक आना था 2 सेकंड के बाद, वो आ गया सेट टाइम। ठीक है, किसी के ध्यान में कोई सवाल है इस बात को लेके? अच्छा, हमारे पार्टिसिपेंट मिस होते जा रहे हैं, सिर्फ 6 लोग हैं इसमें यहाँ पर। सर एंड इसके बाद अगर चलाना हो तो, टाइम आउट के बाद चलाना हो तो क्या क्या करेंगे? अच्छा देखो, होगा ये कि अगर हमें लेट से टाइम आउट में रखना है उसको, तो हम उसको फिर इसके अंदर रखेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ऊपर के जो फॉर लूप है ये हमने 2 सेकंड का लगाया, अब फॉर लूप आने के बाद 2 सेकंड के बाद फिर एंड दिखाए, दोबारा देखो लूप एक तो लगाना पहले तो ये पड़ेगा? समझो, सेट टाइम आउट का मतलब ये नहीं कि फॉर का लूप 2 सेकंड में, सेट टाइम आउट 2 सेकंड बाद चलेगा। ठीक है, अब अगर ये जी। मैंने किया है तो उसका मतलब है कि स्टार्ट आएगा, उसके बाद 2 सेकंड का वेट होगा, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है ना। अफनान स्टार्ट भाई, हुआ। ये जो सेट है ये हम जब लगाएंगे जब हमें पता होगा पीछे से टाइम लगेगा डेटा आने में। देखो ये हम सेट इंटरवल उस वक्त सवाल करते हैं जब हम किसी खास टाइम के बाद कोई चीज एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सही है, जावास्क्रिप्ट के अंदर नॉर्मली। लेकिन यहाँ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, यहाँ मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नोड कैसे इस चीज को हैंडल करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल नोड को आपने काम दिया कि यार ये बहुत बड़ी सी कैलकुलेशन इसको करके लाओ,
और बाकी काम चलता रहता है। नोड के ऊपर तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही होती है ना, तो वो उस वाली चीज को सेट टाइम आउट पे डालता है और उसके ऊपर एस्टिमेटेड टाइम खुद ही लगा देता है बैक एंड पे। ये आपका काम नहीं। सही है। ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी अगर हमने करना है प्रोग्रामिंग से, तो टाइम आउट का मतलब ये होता है कि भाई हम ये वाला काम जो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, ये 2 सेकंड बाद चाहिए, फौरन नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये सिर्फ स्टार्ट देके 2 सेकंड का वेट करेगा और फिर जो उसके अंदर लिखा है वो चला देगा। ठीक है। अगर आप चाहते हो, जो अभी भाई साहब क्या नाम था साकिब, वो ये कह रहे थे कि भाई मैं चाहता हूँ इस लूप के भी 2 सेकंड के बाद आए, तो यस, इसको भी टाइम आउट में डाल दो, एक नया टाइम आउट बनाओ, उसके अंदर इसको डाल दो। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें आखिरी चीज कि हम एक नोड का कोई मॉड्यूल हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। और नोड का जो मॉड्यूल हम इस्तेमाल करेंगे अभी, वो हम HTTP का मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे। देखो, नोड जो है वो एक जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, वो रन हो रही है एज अ नोड सर्वर। बट वो एक वेब सर्वर की तरह भी काम नहीं कर रहा। अगर हमें उसको वेब सर्वर की तरह काम करवाना है तो हमें अ, एक मॉड्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा नोड का, जिसका नाम है HTTP। ठीक है, जिसके ऊपर हम अपना सर्वर बना सकते होंगे। तो आइए हम अपना एक सर्वर की फाइल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? और फिर वो सर्वर रन होता रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसकी। और लेट से एक सर्वर की फाइल बना रहे हैं, तो मैंने कहा जी सर्वर, कोई भी नाम रख सकते हैं, .js। ठीक है, मतलब ये कोई शर्त नहीं है कि सर्वर ही नाम होना चाहिए, आप माई सर्वर नाम रख लो। ठीक है, आपकी मर्जी। बस ये एक जेएस की फाइल है। हर एक फाइल जो नोड के किसी प्रोजेक्ट के अंदर है, ये सब एक एक मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, मतलब इंडेक्स भी एक मॉड्यूल है, मैथ भी एक मॉड्यूल है। और इस तरह रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट होते थे ना, यहाँ पे मॉड्यूल। मतलब फाइल को वहां पे कंपोनेंट कहते थे, यहाँ पे मॉड्यूल कहते हैं। अब हमें एक रिएक्ट का अपना बिल्ट इन मॉड्यूल है HTTP, जिसकी मदद से हम जो है वेब सर्वर की या HTTP की सर्विसेज को रन करते हैं। वो हमें चाहिए, तो हम कैसे इसको लेंगे? हम एक वेरिएबल बनाएंगे कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल का नाम रख लेंगे। हमने HTTP ही रख दिया, इक्वल टू रिक्वायर का फंक्शन यहाँ यूज होता है। ठीक है, ये रिक्वायर, और फिर हम यहाँ पे बताएंगे कौन सा मॉड्यूल चाहिए हमें, HTTP। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक मॉड्यूल हमारे पास आ गया, इसका नाम है HTTP। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी इस तरह से मॉड्यूल इंपोर्ट। ठीक है, नोड जेएस की डॉक्यूमेंटेशन है, वहां पे जाके आप बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे, कौन कौन से मॉड्यूल बिल्ट इन है जो कॉमन यूज होते हैं। ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। जैसा कि फाइल फाइल रीडिंग का एक FS करके एक मॉड्यूल है, फाइल बनाने के लिए और फाइल रीड करने के लिए बड़ा अच्छा मॉड्यूल है। HTTP है, उसी तरह और भी कई सारे मॉड्यूल है। आप पैकेजेस के तौर पे इंस्टॉल भी कर सकते हो उन मॉड्यूल को, जिस काम के लिए चाहिए। मतलब अगर आपको ईमेल सेंड करना है तो आप उसका मॉड्यूल ले आओ, अगर आपने कोई तस्वीर अपलोड करनी है तो उसका मॉड्यूल ले आओ। तो इस तरह के बहुत सारे मॉड्यूल रिएक्ट नोड जेएस के अंदर मौजूद है। तो अब हम सर्वर बनाना चाहते हैं, हम एक वेरिएबल बनाएंगे कांस्टेंट, कोई भी नाम रख लो, सर्वर इक्वल। अब HTTP जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है डॉट क्रिएट सर्वर, उसका एक मेथड है। ठीक है? ये HTTP का मॉड्यूल है, उसमें एक मेथड है क्रिएट सर्वर। अब क्रिएट सर्वर का जो मेथड है, वो इसी तरह जिस तरह से हमारे कॉलबैक फंक्शन बनते हैं उसी तरह से बनाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर दो बातें लिखी जाती हैं, एक रिक्वेस्ट और दूसरा रिस्पॉन्स। कि रिक्वेस्ट क्या होगी, रिस्पॉन्स क्या होगा। सही है? अब आपकी मर्जी रिस्पॉन्स पे क्या लिखना है। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्पॉन्स डॉट राइट। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड हम लिख रहे हैं। रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड हम लिखना चाहते हैं सर्वर रिस्पॉन्स से क्या, 200 उसका स्टेटस कोड, मतलब ओके वाला स्टेटस कोड। और मैसेज क्या लिखना है वो आप यहाँ लिखें। ठीक है, तो वो जो भी हम चाहेगा मैसेज सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंटेंट टाइप दे देते हैं। हमने कहा जी कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप की जो वैल्यू है वो हमने कहा भाई टेक्स्ट स्लैश। अब हम अगर प्लेन टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो प्लेन लिख देंगे, अगर HTML लिखना चाहते हैं तो HTML लिख देंगे। ये हमारा पहला हेडर राइट किया हमने, HTTP के हेड में लिखा कि जी रिस्पॉन्स 200 आ रहा है, और जो कंटेंट आपको रिसीव हो रहा है वो प्लेन टेक्स्ट है। ठीक,
ठीक है, वो मैंने बताया था HTTP का हेडर होता है, HTTP की बॉडी होती है। तो ये HTTP के हेड में हमने ये चीज पास कर दी कि जब भी कोई हमारे सर्वर को एक्सेस करेगा तो उसको रिस्पॉन्स में जो है रिस्पॉन्स को 200 मिलेगा और जो कंटेंट मिलेगा वो प्लेन टेक्स्ट मिलेगा अपना मिलेगा। फिर मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट एंड, रिस्पॉन्स बंद कर दिया जाएगा इस मैसेज के साथ कि भाई लेट्स से अस्सलाम वालेकुम, सर्वर इज रनिंग। ठीक है, ये हमने एक एंड मैसेज भी इसको राइट कर दिया, तो ये हमारा सर्वर बन गया। अब कोई भी इस सर्वर को एक्सेस करेगा तो उसको फ्रंट एंड पे जो पेज पे लिखा हुआ मिलेगा वो मिलेगा अस्सलाम वालेकुम सर्वर इज रनिंग, और जो हेडर में रिक्वेस्ट जो रिस्पॉन्स जाएगा उसको वो कंटेंट टाइप प्लेन जाएगा विद रिस्पॉन्स को 200। अब इस सर्वर को आपने रन करना होता है, सर्वर को रन करने के लिए आप कहोगे सर्वर डॉट लिसन। लिसन में हम बताते हैं इसको पोर्ट नंबर, ये कौन सी पोर्ट पे चलेगा, ये तो हमने कहा भाई पोर्ट नंबर 3000 पे चलेगा। ठीक है, फिर इसको हम एक मैसेज देते हैं, अगर मतलब एक कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर कि भाई हमारे जो सर्वर साइड है जहां से रन हो रहा है वहां पे क्या नजर आए, तो मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग में लिख देंगे सर्वर स्टार्ट। अब अच्छा ये है कि आप ये पोर्ट नंबर डायरेक्ट लिख रहे हो, कुछ लोग ये कहते हैं भाई इसको डायरेक्ट ना लिखें बल्कि आप एक वेरिएबल बना लें कांस्टेंट पोर्ट करके इक्वल टू 3000 इस तरह से, और आप यहाँ पर फिर वेरिएबल के इस्तेमाल कर लें, मतलब यहाँ पर आप सर पोर्ट दे दें। पोर्ट सर पोर्ट तो env फाइल में भी रख सकते हैं ना? हाँ कहीं भी रख सकते हैं, नॉर्मली हम इसको एनवायरनमेंट में ही रखते हैं ताकि मसला ना हो। अच्छा जी, ओ सॉरी मैं जावास्क्रिप्ट में ही हूँ तो मुझे डॉलर लगाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉमा लगा दूँ। ठीक है, तो ये देखो अभी हमारा सर्वर बन गया, ये बस सर्वर है छोटा सा। ठीक है, इस फाइल को रन करेंगे तो एक सर्वर रन हो जाएगा जो कि पोर्ट नंबर 3000 पे रिस्पॉन्स दे रहा होगा HTTP के अंदर, और क्योंकि हमने कोई होस्ट नहीं दिया तो ये लोकल होस्ट पे चल रहा होगा, और हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कंसोल में सर्वर स्टार्ट हो गया पोर्ट नंबर 3000 पे, और जब हम पोर्ट जाके सर्च करेंगे तो हमें ये मैसेज मिलेगा। आइए देखते हैं इसको स्टार्ट करके, मैंने कहा नोड माई सर्वर डॉट जेएस को रन किया मैंने, तो देखो यहाँ पर मैसेज मिला सर्वर स्टार्ट एट 3000। अब देखो ये सर्वर अभी स्टार्ट ही खड़ा हुआ है ना, ये बंद नहीं हुआ, मतलब देख लो आप जब हम दूसरी फाइल रन कर रहे थे तो वो रन होने के बाद फौरन से वापस CMD पर आ जाता था, यहाँ पर के नोट के इस प्रोजेक्ट पे वापस आई होगी। अभी देखो ये वहीं खड़ा है, मतलब सर्वर चल रहा है। अब अगर मैं कहीं किसी ब्राउजर पे जाके लोकल 3000 लिखता हूँ तो ये देखिए मेरा सर्वर चल रहा है, अस्सलाम वालेकुम सर्वर इस रनिंग, सर्वर रन हो गया। इसको रोकता हूँ तो देखिए अगर हम नोड इंडेक्स वाली फाइल चलाते हैं तो देखो बस ये स्टार्ट एंड करके अपना काम करके खत्म हो जाता था प्रोजेक्ट। ठीक है, क्योंकि वहां पे मैं कोई सर्वर रन नहीं कर रहा था। लेकिन अगर मैं सर्वर को रन करता हूँ तो देखो ये बस स्टार्ट हुआ हुआ है, अभी सर्वर रन हुआ हुआ है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता रहूंगा ये सर्वर चल, ठीक है, सर्वर से मुझे ये रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑलराइट, वह बड़ा सिंपल है, आप कोई भी सर्विस बनाना चाहो तो कोई सर्वर हमारा रेडी हो गया। अब इसमें पोर्ट नंबर है, ये हम नॉर्मली इन्वायरमेंट की फाइल में रखते हैं कि भाई पोर्ट नंबर सब जगह एक ही यूज करनी होती है हमें। अभी तो हमारे सर्वर में एक ही फाइल है डायरेक्टली जो रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, यहाँ पर हम अपना लॉजिक लिख सकते हैं कि भाई क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, कब दिखाना है। ठीक है, अगर कोई पाथ वगैरह बनाना है, अगर कोई URL बनाना है तो वो सब भी हम पढ़ेंगे ताकि फिर हम माइक्रो सर्विस अपनी बना सके। अब देखो यहाँ पे मैंने प्लेन टेक्स्ट भेजा था तो प्लेन टेक्स्ट आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ H1 लगाता हूँ तो देखना क्या होगा, नॉर्मली जो है H1 जो है वो जावास्क्रिप्ट HTML की वजह से नजर आया था, लेकिन क्योंकि अभी हमने कंटेंट टाइप जो है वो प्लेन रखी हुई है तो देखो अगर मैं सर्वर को रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर H1 के टैग नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्लेन है, ये HTML नहीं, मतलब सर्वर ने क्लाइंट को ये बताया है कि भाई जो डेटा आपके पास आ रहा है वो प्लेन है, वो टेक्स्ट है, वो HTML नहीं। ठीक है, बट अगर हम थोड़ी सी चेंज करते हैं यहाँ पर, लेट्स से हम यहाँ पे इसको कहते हैं भाई ये टेक्स्ट स्लैश HTML। सही, अब मैंने उसको बताया कि कंटेंट टाइप जो आपके पास आ रही है वो HTML है। अब दोबारा रन करते हैं इसको, अब देखें सर्वर को तो देखें वो H1। समझे आप कि HTTP के हेडर के अंदर जो बातें भेजी जाती हैं, जो रिस्पॉन्स सर्वर दे रहा होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए वो जो डॉक टाइप HTML है ये सारी चीजें इसलिए होती है कि नॉलेज बढ़ा दी जाए क्लाइंट की,
कि आपके पास जो रिसीव होने वाला डेटा है वो क्या है। तो देखिए अब जब उसको बताया कि HTML आ रहा है तो उसने उसको HTML की तरह प्रिंट किया। अगर हमने उसको बताया हुआ था कि प्लेन टेक्स्ट है तो उसको प्लेन टेक्स्ट की तरह प्रिंट कर रहा था।